कल्पना करें कि आप पहाड़ की तलहटी में हैं, जहां चट्टान की दीवार सीधा आसमान की ओर जाती है। चढ़ाई शुरू करते ही उत्साह में हल्की डर की झलक मिलती है। आपकी हथेलियां ठंडी चट्टान को मजबूती से थाम लेती हैं। हर कदम, हर सांस में आपकी इंद्रियां और तेज होती जाती हैं। वो रोमांच, वो आजादी, ये नशे जैसा है। लेकिन क्या होता है जब रोमांच और तबाही के बीच की पतली रेखा टूट जाती है? आज हम पर्वतारोहियों की सबसे बड़ी चुनौतियों की कहानियां जानेंगे। चाहे एक सामान्य चढ़ाई हादसे में बदल जाए, जश्न त्रासदी में बदले, या किसी दिग्गज की अंतिम गिरावट हो, ये कहानियां हमें उस धारदार किनारे की याद दिलाती हैं जो जीत और त्रासदी को अलग करता है। हमेशा की तरह दर्शकों से विवेकपूर्ण रहने की सलाह दी जाती है। 2014 की एक उज्जवल अगस्त सुबह ब्रैड पार्कर अपनी गर्लफ्रेंड जेनी डाइल के साथ योसेमाइट कैथेड्रल पीक पर चढ़ाई करने निकले। हवा ताजा थी, आसमान साफ था और उनके सामने विशाल चट्टान खड़ी थी जो रोमांच के लिए आमंत्रित कर रही थी। रस्सियों और चढ़ाई के उपकरणों के साथ कठिन चढ़ाई के बाद शिखर पर पहुंचकर ब्रैड ने जेनी को प्रपोज किया और उसने हां कह दिया। वे शानदार दृश्यों से घिरे बहुत खुश थे। ब्रैड ने कहा, मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। सगाई की खुशी में डूबा ब्रैड ने दोपहर में मैट्स क्रेस्ट की एक और चढ़ाई करने का फैसला किया। अब मैट्स क्रेस्ट एक लंबी संकरी रिज है जो आसमान में एक दैत्य की रीढ़ की तरह फैली हुई दिखती है। यह जमीन से काफी ऊपर है। दोनों तरफ खड़ी ढलानें हैं जिन्हें देखकर ही आपका पेट घबरा सकता है। रास्ता खुरदरे ग्रेनाइट का है जो पकड़ देता है, लेकिन कुछ जगहें चिकनी और फिसलन भरी हैं, पार करना मुश्किल है। यह पर्वतारोहियों में लोकप्रिय है क्योंकि ये योसेमाइट के खुले इलाकों के शानदार नजारे दिखाता है। पर्वतारोहियों को इसके नजारे पसंद आते हैं। ब्रैड भी इनमें शामिल था। वह पहले भी इस रिज पर कई बार गया था और हर बार रोमांच व शानदार नजारों का आनंद उठाता था। हमेशा की तरह ब्रैड ने आत्मविश्वास के साथ ग्रेनाइट की रेस पार करना शुरू किया। अपनी मंगेतर के साथ की गई चढ़ाई के विपरीत ब्रैड के पास कोई रस्सी या चढ़ाई का सामान नहीं था, जिसे फ्री सोलोइंग कहते हैं। वो लगातार गति से आगे बढ़ रहा था, हर कदम और हाथ रखने की जगह सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ चुन रहा था। उसके हाथों ने पकड़ की दरारें ढूंढी, पैर मजबूत टेक पर धकेल रहे थे, शरीर चट्टान से ऐसे सटा था जैसे उसे गले लगा रहा हो। ब्रैड ने चोटी की बदलती सतहों को पार किया, कभी खुरदरे हिस्सों को पकड़ते हुए तो कभी चिकने हिस्सों पर सावधानी से संतुलन बनाते हुए। उसकी हरकतें बहुत सहज थीं, मानो उसके और पहाड़ के बीच कोई नृत्य रचा गया हो। हर थोड़ी देर में वह रुककर आगे के रास्ते को देखता और अपनी अगली चाल की योजना बनाता, हमेशा इस बात से सतर्क रहता कि एक गलत कदम उसे सीधे खाई में गिरा सकता है। ये उसका इलाका था जहां वो शांति और एकाग्रता से आगे बढ़ता, जिससे लगता था कि वो ऊंचाइयों में घर जैसा महसूस करने वाला अनुभवी पर्वतारोही है। अन्य पर्वतारोही दूर से ब्रैड की कुशलता की सराहना करते रहे जब वह परिचित रास्ते पर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर की परछाइयां बढ़ीं, कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक पल के लिए ब्रैड विशाल आकाश के सामने एक छाया की तरह था, संकरी धार पर आत्मविश्वास और गरिमा का प्रतीक। अगले ही पल वह झिझकता दिखा। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। शायद उसका पैर ऐसे सहारे को ढूंढ रहा था जो वहां था ही नहीं, या फिर हो सकता है कि चट्टान ने उसका साथ छोड़ दिया और उसके वजन से टूट गई। एक पल में ही संतुलन खो गया। ब्रैड की बाहें थोड़ी देर के लिए लहराईं जब उसने फिर से संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन गिरने का वेग उस पर हावी था। एक दिल दहला देने वाला पल था जब ऐसा लगा कि वह संभल सकता है, जो उसके अनुभव और तेज प्रतिक्रिया का प्रमाण था। लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया, उसे कगार से दूर खींच लिया। वह तेजी से गिरा और दर्शकों की नजरों से ओझल हो गया। उस कगार पर एक भयानक सन्नाटा छा गया, जहां कुछ सेकंड पहले तक ब्रैड की सावधानी से की गई हल्की हलचल की आवाजें आ रही थीं।
जब बाकी पर्वतारोही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था, वहां सिर्फ हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। ये एहसास भीतर तक झकझोर गया। जहां ब्रैड चढ़ रहे थे, वो रिज अब खाली था। उस पल की त्रासदी एकदम साफ दिख रही थी। इसे देखकर लोग सदमे में थे। 36 वर्षीय पर्वतारोही, सर्फर, साइकिलिस्ट, योग प्रशिक्षक और विश्व यात्री ब्रैड अपनी नई मंगेतर से अलविदा कहने के कुछ घंटे बाद 300 फीट नीचे गिरकर जान गंवा बैठे। अपना परिवार और दर्जनों दोस्तों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या गलत हुआ। सर्च और रेस्क्यू टीमें जितनी जल्दी हो सकी मौके पर पहुंच गईं, लेकिन पथरीला इलाका उनके लिए काम को बहुत मुश्किल बना रहा था। जब तक वे पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। ब्रैड पहले ही गुजर चुके थे। देर रात और कठिन इलाके के कारण उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ा ताकि वे उसका शरीर हेलीकॉप्टर से ला सकें। क्या हुआ? बी ब्रैड, जिसे उसके दोस्त बुलाते थे, अनुभवी पर्वतारोही था, जीवन से भरपूर और हमेशा नियंत्रण में दिखता था। और असलियत में वो शायद सच में ऐसा ही था। कोई भी इतनी कुशल और सतर्क पर्वतारोही ब्रैड के साथ इतनी अचानक और दुखद घटना की उम्मीद नहीं कर सकता था। यही तो रॉक क्लाइंबिंग, खासकर फ्री सोलोइंग का खतरा है। आपको सिर्फ एक बार गलती करने की जरूरत है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें ऊंचाई का रोमांच और शारीरिक सहनशक्ति की चुनौती दोनों शामिल हैं। रॉक क्लाइंबिंग मूल रूप से प्राकृतिक चट्टानों या कृत्रिम दीवारों पर ऊपर, नीचे या पार चढ़ने के बारे में है। इसमें आपको अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके चट्टान पर आगे बढ़ना होता है, जबकि अक्सर रस्सियों, हार्नेस और अन्य सुरक्षा उपकरणों से सुरक्षित किया जाता है। फ्री सोलोइंग रॉक क्लाइंबिंग का वो तरीका है जिसमें क्लाइंबर बिना रस्सी या सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि गिरने पर क्लाइंबर को पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता। एलेक्स होनोल्ड जैसे मशहूर क्लाइंबरों ने दुनिया भर में कुछ अद्भुत फ्री सोलो क्लाइंब किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग में न केवल शारीरिक ताकत और फुर्ती की जरूरत होती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और सटीक तकनीक भी चाहिए होती है। क्लाइंबरों को चट्टान की सतह पर चढ़ने के लिए अपना रास्ता खुद ढूंढना या बनाना पड़ता है। ये तय करना होता है कि हाथ और पैर कहां रखें और अपने शरीर के वजन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें ताकि आगे बढ़ सकें। वे विशेष उपकरणों पर बहुत निर्भर रहते हैं, जैसे कि कार्बिनर, जो स्प्रिंग लगे गेट्स वाले धातु के छल्ले होते हैं और चढ़ाई के गियर के हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बेले डिवाइस, जो चढ़ाई के दौरान रस्सी को संभालने में मदद करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग में जोखिम गंभीर होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम गिरना है। अच्छी तैयारी और सावधानी के बावजूद एक छोटी गलती या पैर फिसलना भी गिरने का कारण बन सकता है। ढीले पत्थर, अचानक मौसम में बदलाव या एकाग्रता में कमी जैसे कारक एक सामान्य चढ़ाई को जल्दी ही खतरनाक स्थिति में बदल सकते हैं। फिर उपकरण खराब होने का दुर्लभ लेकिन संभव जोखिम भी है। इसलिए पर्वतारोहियों को अपने गियर की नियमित रूप से जांच और रखरखाव करना चाहिए ताकि वह अच्छी स्थिति में रहें। ऊपर से चढ़ाई के दौरान शारीरिक तनाव थकान ला सकता है, जिससे पर्वतारोही की निर्णय क्षमता या शारीरिक क्षमता घटती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। ब्रैड जैसे अकेले पर्वतारोहियों के लिए जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि वे अकेले और बिना गियर चढ़ते हैं। अगर वे गिर जाएं तो मदद के लिए कोई नहीं होता और फैसले लेने में मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। इससे चुनौती और बढ़ती है क्योंकि उन्हें डर और तनाव खुद संभालना होता है। ब्रैड की कहानी को डरावना बनाने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक का अचानक अंत हो गया, बल्कि ये भी है कि कितनी जल्दी खुशी हर उस इंसान के लिए दुख में बदल गई जो उसे जानता था। लेकिन ब्रैड की कहानी अपने चौंकाने वाले अंत वाली अकेली कहानी नहीं है। रॉक क्लाइंबिंग में कई मौतें हुई हैं, कुछ रस्सियों के साथ और कुछ बिना। 2 जून 2018 को योसेमिटी नेशनल पार्क के रेंजरों को कई स्रोतों से 911 पर आपातकालीन कॉल्स मिली, जिसमें एल कैपिटान की विशाल ग्रेनाइट चट्टान पर घट रही एक दुखद घटना की सूचना दी गई थी। यह एक आपातकालीन कॉल थी जो उस सुबह जल्दी की गई थी। 2 प्रसिद्ध और अत्यंत अनुभवी पर्वतारोहियों के बारे में, जेसन वेल्स 46 वर्ष बोल्डर, कोलोराडो से, और टिम क्लेन 42 वर्ष, पानडेल, कैलिफोर्निया से। जेसन और टिम लंबे समय से दोस्त और पर्वतारोहण साथी थे जो सैन डिएगो में कॉलेज के दौरान मिले थे।
और तब से उन्होंने साथ मिलकर दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयों को फतेह किया था। दोनों ही असाधारण रूप से कुशल पर्वतारोही थे, जिनके पास दशकों का अनुभव था, जिसमें दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रेनाइट दीवारों में से एक एल कैपिटान पर कई सफल चढ़ाइयां शामिल थीं। उस मनहूस दिन उन्होंने एल कैपिटन की 3000 फुट ऊंची ग्रेनाइट दीवार के एक प्रसिद्ध और ऊंचे हिस्से सलाथे वॉल की 35 पिच वाली रूट पर चढ़ाई करने का फैसला किया। रॉक क्लाइंबिंग में पिच 2 विश्राम बिंदुओं के बीच की चढ़ाई है। यह पर्वतारोही आराम कर सकते हैं, फिर से संगठित हो सकते हैं या लीडर बदल सकते हैं। हर पिच को एक रस्सी की लंबाई में चढ़ा जाता है, जो आमतौर पर लगभग 165 से 200 फीट लंबी होती है। पर्वतारोही एक पिच पूरी कर बिले पॉइंट पर सुरक्षित होते हैं और अगली पिच चढ़ते हैं। अब सलाथे वॉल अपनी विशालता और तकनीकी चुनौती के लिए कुख्यात थी। एक प्रसिद्ध पर्वतारोही ने तो इसकी तुलना शीशे की चादर पर चलने से की थी। अगर कोई ये रास्ता पार कर सकता था तो वो जैसन और टिम थे। उन्होंने इस रास्ते को पहले भी कई बार चढ़ा था और वर्षों की साझा चढ़ाइयों के कारण उनकी हरकतें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल में थीं। इस जोड़ी के लिए 3000 फुट ऊंची चट्टान पर चढ़ना आम था, जिसे अनुभवी लोग कई दिनों में चढ़ते हैं। वे दोनों अक्सर एक ही सप्ताहांत या दिन में 2 बार भी चढ़ जाते थे। 2 जून को टिम और जैसन सुबह जल्दी उठकर केविन प्रिंस से मिलने एल कैप ब्रिज पहुंचे। टिम और जैसन आमतौर पर साथ चढ़ते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने केविन को भी बुलाया, जो एक मेडिकल रेजिडेंट थे और जिनसे टिम 2009 में योजेमाइट सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ काम करते हुए मिले थे। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह तैयारियों, गियर की जांच, रास्ते पर चर्चा और उस चढ़ाई के लिए साझा उत्साह के साथ हुई, जिसे वे दोनों बहुत पसंद करते थे। वे सूरज निकलते ही एल कैप की तलहटी पर पहुंच गए। उन्होंने फ्री ब्लास्ट रूट से चढ़ाई करने का फैसला किया, जैसा कि वे पहले भी कई बार कर चुके थे। उन्होंने वही तरीका अपनाया जिसे केविन कैटरपिलर स्टाइल कहते हैं। जेसन और टिम एक रस्सी से जुड़े थे, टिम और केविन दूसरी रस्सी से। जेसन एक पिच चढ़ते, रस्सी को एंकर से जोड़ते, फिर टिम उनके पीछे आते, चढ़ाई के उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए रस्सी पर ऊपर चढ़ते, जब तक कि वो एंकर तक नहीं पहुंच जाते। फिर वो खुद को सुरक्षित कर जेसन की रस्सी अगली पिच के लिए तैयार करते और दूसरी रस्सी केविन के लिए व्यवस्थित करते। यह दिखाता है कि वे एक दूसरे पर कितना भरोसा करते थे, क्योंकि ऐसी चढ़ाई बहुत जोखिम भरी होती है। अच्छी बात यह है कि यह तरीका पर्वतारोहियों को तेजी से ऊपर चढ़ने की सुविधा देता है, जिससे समय की बचत होती है। लेकिन अगर किसी एक पर्वतारोही को कोई परेशानी हो जाए तो जोखिम बढ़ जाता है। स्थायी सुरक्षा बिंदुओं की अनुपस्थिति का मतलब है कि गिरावट को तुरंत रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, जिससे कोई भी गलती विनाशकारी साबित हो सकती है। तीनों चट्टान पर तेजी से आगे बढ़ते गए, जो उन्हें अपने रोज के सफर जितनी परिचित लगती थी। तीसरे पिच पर जैसन 2 युवा पर्वतारोहियों जॉर्डन कैनन और जर्मी शॉनबॉर्न तक पहुंचा, जो पास के रास्ते पर फ्री क्लाइंबिंग कर रहे थे। थोड़ा आराम कर समूह ने चढ़ना जारी रखा। जॉर्डन और जर्मी पीछे रह गए। समूह चढ़ रहा था। जैसन और टिम तेज आगे बढ़े, क्योंकि वे यह पहले भी कई बार कर चुके थे। वे लगभग 100 फीट आसान रास्ता चढ़ चुके थे। फिर वे $50 नामक सबसे कठिन चट्टानी हिस्से पर पहुंचे। यहां उन्हें 1000 फीट ऊपर एक संकरी दरार से गुजरना था। यहीं से चढ़ाई मुश्किल हुई, क्योंकि पर्वतारोहियों को संकरी दरारों और ऊपर निकली हुई चट्टानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसन और टिम ने इस हिस्से को एक साथ चढ़ा, जो उनकी उच्च कौशल स्तर और एक दूसरे की क्षमताओं पर गहरे विश्वास के कारण संभव हो पाया। जैसा उम्मीद थी, जैसन और टिम बिना दिक्कत $50 की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर टिम ने केविन की रस्सी को एंकर से बांधा, ताकि वो भी उसी रास्ते से आ सके। लेकिन जब केविन चढ़ रहा था तो चट्टानों के कारण वह जैसन और टिम को नहीं देख सका। इसी बीच जैसन और टिम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक आसान हिस्से में दाखिल हुए, जो मैमथ टेरेसेस की ओर जाता था, जो इस रास्ते का सबसे आसान हिस्सा था। यह हिस्सा इतना आसान था कि टिम और जेसन अक्सर इसे एक साथ चढ़ते थे। दुर्भाग्यवश उस फैसले के बेहद बुरे नतीजे आए। चढ़ाई अच्छी चल रही थी, तभी अचानक हालात बुरी तरह बिगड़ गए।
करीब 8:05 बजे केविन, जो दल के तीसरे सदस्य थे, अभी भी $50 पर चढ़ रहे थे जब उन्होंने अचानक डरावनी आवाजें सुनी। उसने ऊपर देखा और पाया कि 2 शरीर उससे 50 फीट से कम दूरी पर गिर रहे हैं। उनकी रस्सी, जिसे उन्हें रोकना चाहिए था, एक चट्टान में फंस गई, लेकिन फिर टूट गई। दोनों आदमी करीब 1000 फीट नीचे गिर गए। केविन ऊपर की ओर दौड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि गिरने वाले पर्वतारोही टिम और जेसन नहीं थे। जब वह उस जगह पहुंचा जहां से वह ऊपर का रास्ता देख सकता था, तो उसे एहसास हुआ कि शायद वही लोग थे। उसने दुर्घटना की सूचना देने के लिए 911 पर कॉल किया। उनकी गिरावट का असर विनाशकारी था। कॉल मिलते ही पार्क रेंजर और खोज बचाव टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। वे एल कैपिटन की तलहटी पहुंचे, जहां जैसन और टिम गिरे थे, लेकिन जल्द ही साफ हुआ कि कुछ नहीं किया जा सकता था। इतनी ऊंचाई से गिरना घातक होता है। जैसन वेल्स और टिम क्लाइन जाने माने और सम्मानित पर्वतारोही थे। जांच में निष्कर्ष निकला कि चढ़ाई के दौरान कुछ गलत हुआ था। शायद उनका पैर फिसला हो, कोई पकड़ छूट गई थी, या कोई उपकरण अचानक दबाव में काम नहीं कर पाया था। सटीक विवरण अभी स्पष्ट नहीं है। योसेमाइट रेंजर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि टिम और जेसन ने गिरने वाले हिस्से में कोई सुरक्षा उपकरण नहीं लगाया था। इलाके की आसान चढ़ाई के कारण शायद उन्होंने कम सुरक्षा बरती, लेकिन इतनी ऊंचाई से बिना सुरक्षा गिरना विनाशकारी हो सकता है। अब टिम और जेसन लापरवाह नहीं थे। वे अनुभवी पर्वतारोही थे जिन्हें चढ़ाई पसंद थी। चाहे कोई कितना भी अनुभवी या सावधान हो, हर पर्वतारोही प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अधीन होता है। और भी चिंताजनक बात यह है कि उनका हादसा एल कैपिटन पर 25वीं घातक दुर्घटना है। हाँ, आपने सही सुना, 25वीं। आपकी उम्मीदों के बावजूद स्पोर्ट क्लाइंबिंग काफी जोखिम भरी है। आंकड़ों के अनुसार योसेमिटी नेशनल पार्क में हर साल 100 से ज्यादा क्लाइंबिंग दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 15-25 मामलों में गंभीर बचाव की जरूरत पड़ती है। आपको लगेगा ये पागलपन है, फिर भी रॉक क्लाइंबर्स ये खतरा क्यों लेते हैं? ब्रैड गोब्राइट के लिए क्लाइंबिंग का आकर्षण उसकी शारीरिक चुनौती, मानसिक अनुशासन और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के अनोखे मेल से आया। ब्रैड रॉक क्लाइंबिंग समुदाय के दिग्गज थे। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी फ्री सोलो क्लाइंबर थे, जिन्होंने क्लाइंबिंग को सिर्फ एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाया था। 1988 में कैलिफोर्निया में जन्मे ब्रैड को बचपन से ही क्लाइंबिंग का जुनून था। 6 साल की उम्र तक वो इतनी ऊंचाइयां चढ़ने लगे जिन्हें देखकर लोग चकरा जाते। उन्होंने क्लाइंबिंग के प्रति ऐसी लगन दिखाई कि कम्युनिटी कॉलेज छोड़कर अपना जीवन उत्तरी अमेरिका की चोटियों को फतह करने में लगा दिया। ब्रैड क्लाइंबिंग जारी रखने के लिए होंडा सिविक में रहते और छोटी-मोटी नौकरियां करते थे। उनकी जीवन शैली उनकी समर्पण का प्रमाण थी। ये चढ़ाई के जुनून की बात थी। ब्रैड को खास बनाता था उनका फ्री सोलो क्लाइंबिंग का असाधारण कौशल। फ्री सोलो क्लाइंबिंग वो रॉक क्लाइंबिंग है जिसमें क्लाइंबर बिना रस्सी, हार्नेस या सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है। बस क्लाइंबर, उनके क्लाइंबिंग शूज और चट्टान की सतह होती है। क्लाइंबिंग की यह शैली सबसे शुद्ध और साहसी मानी जाती है, क्योंकि इसमें गिरने पर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होता। क्लाइंबर चढ़ाई पार करने के लिए अपनी ताकत, कौशल और एकाग्रता पर निर्भर करता है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग का असली आकर्षण इसकी आजादी है। क्लाइंबर्स चट्टान और माहौल से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी चाल नृत्य जैसी लगती है। हर मूवमेंट में आत्मविश्वास और सटीक नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि छोटी गलती भी गंभीर नतीजे दे सकती है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग में मानसिक मजबूती बेहद जरूरी है। क्लाइंबर्स को अपने डर को काबू में रखना होता है और पूरी तरह से वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेल है, जो ये परखता है कि क्लाइंबर्स सिर्फ अपनी क्षमताओं के भरोसे क्या हासिल कर सकते हैं। फ्री सोलो क्लाइंबिंग अभ्यास करने वालों के लिए सिर्फ चढ़ाई नहीं है, ये चुनौतियों को पार करने की खुशी और सांस रोक देने वाली ऊंचाइयों से दुनिया को देखने का गहरा अनुभव है। ब्रैड से बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता था।
वर्षों में ब्रैड ने अपनी साहसी चढ़ाइयों और रफ्तार के लिए नाम कमाया। उन्होंने योसेमाइट नेशनल पार्क में एल कैपिटान की नोज सिर्फ 2 घंटे 19 मिनट में पूरी कर रिकॉर्ड बनाया, जो बाद में टूटने तक कायम रहा। 31 साल की उम्र में ब्रैड पर्वतारोहण में दिग्गज बन चुके थे। उनकी रिकॉर्ड बनाने वाली चढ़ाई, पहाड़ों के प्रति उनकी बेझिझक मोहब्बत और उनकी लगभग मौत को चुनौती देने वाली चढ़ाई की शैली ने पर्वतारोहियों और दर्शकों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ब्रैड का जुनून और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की गहरी इच्छा, ये देखने के लिए कि वो कितनी दूर जा सकते हैं, और हर चढ़ाई के साथ अपनी कला को निखारने की उनकी लगन, उनकी समर्पण भावना उनके फ्री सोलो चढ़ाई के तरीके में झलकती थी, जहां वे बिना सुरक्षा उपकरण के सबसे जोखिम भरी चढ़ाई करते थे। और दुर्भाग्यवश यही बेपरवाह जुनून एक दुखद अंत का कारण बना। 2019 की एक ठंडी नवंबर की सुबह ब्रैड गोब्राइट अपनी आखिरी चढ़ाई के लिए एल पोट्रेरो चीको निकले, जो उत्तरी मेक्सिको का एक प्रसिद्ध पर्वतारोहण स्थल है। अपनी चुनौतीपूर्ण रास्तों और शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। दिन की शुरुआत उत्साह और तैयारी के साथ हुई, जब ब्रैड और उनके साथी एडन जैकबसन एक ऐसे अवरोहण के लिए तैयार हुए जिसमें कौशल और सटीकता चाहिए थी। हालांकि ब्रैड अपनी साहसी फ्री सोलो चढ़ाइयों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, उस दिन वह रैपलिंग कर रहे थे, जिसमें रस्सियों की मदद से नीचे उतरा जाता है। उन्होंने सिमल रैपलिंग चुना। यह तेज लेकिन जोखिम भरा तरीका है, जिसमें 2 पर्वतारोही एक ही रस्सी के दोनों सिरों पर एक दूसरे का वजन संतुलित करते हैं। इस तकनीक से पर्वतारोही साथ उतर सकते हैं, पर यह उनकी सतर्कता और उपकरणों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। जैसे ही ब्रैड और एडन ने अपनी रैपलिंग शुरू की, सब कुछ सामान्य लग रहा था। एडन ब्रैड से थोड़ा ऊपर था, दोनों अपनी अपनी रस्सी की शाखा पर थे। वातावरण में एकाग्रता और गंभीरता थी, और केवल कभी-कभी एक दूसरे को आवाज देकर हालचाल पूछने से ही सन्नाटा टूटता था। उतरना बिना किसी परेशानी के चल रहा था, जब अचानक एक गंभीर गड़बड़ी हो गई। एडन उस पल को साफ तौर पर याद करते हैं। हमने लपेटना शुरू किया, उन्होंने आउटसाइड मैगजीन से कहा। मैं उनसे थोड़ा ऊपर था, मैं बाईं तरफ था, वो दाईं तरफ थे। अचानक मुझे झटका लगा और हम गिर पड़े। वो दिल दहला देने वाला पल था, जैसा हर पर्वतारोही डरता है। एडन का पेट एकदम से बैठ गया जब रस्सी टूट गई। उन डरावने पलों में ब्रैड और एडन गिर रहे थे। एडन एक झाड़ी में जा गिरा, जिसने उसकी गिरावट को कुछ हद तक कम कर दिया, इससे पहले कि वो एक किनारे से टकराया। चमत्कारिक रूप से वह हल्की चोटों के साथ बच गया, लेकिन ब्रैड के लिए नतीजा बहुत बुरा था। वह चीखा, एक तेज और दिल दहला देने वाली आवाज जो हवा में गूंज उठी। एडन, जो अभी अपनी गिरावट से उबर रहा था, ने चीख अचानक रुकते सुनी। सब कुछ धुंधला था। एडन को याद आया, उसने चीख मारी, मैंने चीख मारी। मैं झाड़ियों से गुजरा और फिर बस उसकी नीली ग्रुमिची शर्ट को किनारे के पार उछलते देखा। नीचे बाकी पर्वतारोही और गवाह डर से सिर्फ देख रहे थे। एक व्यक्ति ने बाद में बचाव कर्मियों को वह दृश्य बताया। यह सब बहुत जल्दी हो गया। एक पल ब्रैड नीचे आ रहा था, अगले ही पल वो बस गायब हो गया था। राहत अभियान शुरू होते ही स्थानीय नागरिक, सुरक्षा और पर्वतारोहण समुदाय ब्रैड की तलाश में जुट गए। तब तक बहुत देर हो गई थी। वो 600 फीट सीधा जमीन पर गिर गया। उसे रोकने के लिए कुछ नहीं था। बचाव कर्मियों के पहुंचने से पहले ही ब्रैड चोटों के कारण दम तोड़ चुका था। पर्वतारोहण जगत को अपने सबसे चमकदार सितारों में से एक को खोने का शोक मनाना पड़ा, जिसने अपने जुनून को पूरी तरह जिया। पर्वतारोही अक्सर एक कठिन रास्ते को पार करने से मिलने वाली गहरी संतुष्टि, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने से मिलने वाली उपलब्धि की भावना और ऐसी चढ़ाइयों से मिलने वाले अद्भुत दृश्यों की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। नाथानिएल मसाही टाकात्सुनो, जिन्हें प्यार से नेट कहा जाता था, ने इस भावना को पूरी तरह से जिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में नेट ने एल कज़ोन पर्वत पर अपनी आखिरी चढ़ाई की, एक ऐसी जगह जहां उसे चट्टानों और अपने चारों ओर की प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता था। एल काज़ोन पर्वत सैन डिएगो काउंटी, कैलिफोर्निया में चट्टान पर चढ़ाई के लिए लोकप्रिय है। इस पर्वत पर विभिन्न कठिनाई स्तरों के कई चढ़ाई मार्ग हैं,
जिससे ये शुरुआती और अनुभवी पर्वतारोहियों में लोकप्रिय है। पर्वत की ग्रेनाइट सतह चुनौतीपूर्ण चढ़ाइयां देती है, जो अपने कौशल की परीक्षा लेना चाहने वाले पर्वतारोहियों को आकर्षित करती हैं। रॉक क्लाइंबिंग में कठिनाई मापने की एक प्रणाली है। सबसे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली योसमाइट डेसिमल सिस्टम YDS है। यह रेटिंग प्रणाली चढ़ाइयों को उनकी तकनीकी कठिनाई और आवश्यक कौशल के अनुसार वर्गीकृत करती है। इस प्रणाली में रॉक क्लाइंब की रेटिंग क्लास 1 से शुरू होकर क्लास 5 तक जाती है। क्लास 1 आसान ट्रेल और क्लास 5 में तकनीकी रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी व सुरक्षा उपकरण जरूरी होते हैं। क्लास 5 के भीतर YDS कठिनाई को और भी विस्तार से 5.0 से 5.15 तक विभाजित करता है, जिसमें कठिनाई और तकनीकी कौशल की आवश्यकता लगातार बढ़ती जाती है। एल काज़ोन माउंटेन पर चढ़ाई की कठिनाई काफी भिन्न होती है। जहां कुछ रास्ते शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त हैं, वहीं कुछ रास्ते 5.12 रैंक के हैं, जिसका मतलब है कि वे बहुत कठिन माने जाते हैं और आमतौर पर उन्नत चढ़ाई तकनीकों और पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, बे एरिया में पले बढ़े नैट चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थे। नैट सिएरा नेवादा पहाड़ों को अपने खेल के मैदान जैसा मानता था। नैट का चढ़ाई के प्रति जुनून उसे जानने वाले हर व्यक्ति को पता था। लगभग हर शाम नैट को एक क्लाइंबिंग जिम में पाया जा सकता था, जहां वो अपनी कला को निखारता और दोस्तों के साथ रास्तों को लेकर मजाक करता था। 4 दिसंबर 22 को नैट बहुत उत्साहित था। वो साथी पर्वतारोहियों का जोश से स्वागत कर रहा था और आज की चढ़ाई के लिए उत्साह साझा कर रहा था। चढ़ाई के प्रति उसका संक्रामक उत्साह हर उस व्यक्ति को साफ नजर आता था जो भी उसके संपर्क में आता था। उसे लगा ये चढ़ाई का एक सामान्य दिन है। ब्रैड की तरह नैट को भी फ्री सोलो क्लाइंबिंग पसंद थी, क्योंकि इससे उसे पहाड़ों से सीधा जुड़ाव महसूस होता था। हालांकि इस तरह की चढ़ाई में अगर कुछ गलत हो जाए तो रस्सियों की सुरक्षा नहीं होती, और इस चढ़ाई में वाकई कुछ गलत हो गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण रविवार को नथानियल हमेशा की तरह फ्री सोलो क्लाइंबिंग की चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रसिद्ध एल काज़ोन पर्वत की चट्टान पर ऊपर चढ़ रहे थे। गवाह जेम्स फेयरबर्न के अनुसार नेट के पास हार्नेस और बैकपैक में रस्सी थी। यह शायद चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे आने के लिए था, लेकिन नेट ने बिना रस्सी के ऊपर चढ़ना चुना ताकि वो फ्री सोलो क्लाइंबिंग का पूरा अनुभव ले सके। जब नेट मुश्किल रास्तों पर चढ़ रहा था तो वह बहुत सावधानी और सहजता से आगे बढ़ रहा था। दिन साफ था और चढ़ाई के लिए उपयुक्त था। जेम्स और अन्य पर्वतारोही अलग अलग जगहों से देख रहे थे। नेट की कौशल और बहादुरी से प्रभावित थे। हालांकि एकदम सही हालात और बेहतरीन कौशल भी चढ़ाई के सभी जोखिमों को दूर नहीं कर सकते, खासकर जब आप बिना रस्सी के चढ़ाई कर रहे हैं। अचानक नेट से हल्की सी गलती हो गई, पैर फिसला। ये बहुत जल्दी और चौंकाने वाला था। जेम्स, जो चढ़ाई पूरी कर नीचे तैयार हो रहा था, ने वो नाजुक पल देखा। उसने नैट की हरकत में अचानक बदलाव देखा। पैर फिसलना या गलत कदम पड़ना, मामूली लेकिन विनाशकारी। पलक झपकते ही नेट की पकड़ छूट गई और वो चट्टान की सतह से जमीन तक 200 फीट से ज्यादा नीचे गिर गया। वह खुद को नहीं संभाल सका, क्योंकि वह अपनी रस्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एक पल में ही वह दिन एक सामान्य चढ़ाई सत्र से एक गंभीर आपात स्थिति में बदल गया। जेम्स और अन्य पर्वतारोही नेट की मदद को दौड़े जब वह गिरा। उन्होंने देखा कि वह न हिल रहा है न प्रतिक्रिया दे रहा है। उन्होंने तुरंत CPR शुरू कर मदद मांगी। मदद जल्दी आ गई। नेट के गिरने के लगभग 45 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आया और एक पैरामेडिक नीचे उतरकर उसकी जांच करने आया। जेम्स और सभी की कोशिशों के बावजूद पैरामेडिक ने बुरी खबर की पुष्टि की। नाथानिएल टकात्सुनो का निधन भीषण आंतरिक चोटों से हुआ था। इस हादसे में नेट 2022 में खेल के दौरान जान गंवाने वाले 50 पर्वतारोहियों में शामिल हो गए। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। साहसी बने और बहादुरी से जिएं।